मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो मोहनलाल बरौली पर जिस प्रकार आरोप लगे हैं और जैसे ही चारों तरफ से बीजेपी की किरकिरी शुरू हुई और उसके साथ साथ पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सुगबुगाहट यह मिल रही है और सूत्रों से जानकारी यह मिल रही है कि बीजेपी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। तो किसकी लॉटरी लगेगी, किसका दावा मजबूत है और क्या जातिगत समीकरण देखे जाएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, जिस तरह जी से मोहनलाल बरौली का जो मामला है, जो रेप कांड इशू है, जी उसमें जिस प्रकार से चारों तरफ से पार्टी के ऊपर दबाव पड़ रहा है, एक साफ सुथरी छवि की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, तो लग ऐसा रहा है कि बीजेपी बड़े फूक फूक के कदम रख रही है और उसी के दौरान कुछ बातें इस प्रकार की निकल के आ रही हैं कि इस बार कोई जाट नेता का भी दाव लग सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए। आपको क्या लगता है कि किसके हाथ यह बाजी लग सकती है? देखो, निश्चित रूप से पंडित मोहनलाल बड़ौली का वैसे तो दोबारा से प्रदेश का अध्यक्ष बनना लगभग निश्चित था। बिल्कुल। लेकिन जो ही वो इस मामले में विवादों से घिरे और उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, जी। उसके बाद पार्टी के स्तर पर भी, जनता में भी, विपक्ष की तरफ से भी यह आवाज लगातार उठ रही है कि मोहनलाल बड़ौली जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी। लेकिन वो एक अनुशासित और एक संस्कारी पार्टी में होने के बावजूद अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जी। और उसके पीछे मैं कहीं ना कहीं ये मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा होता है। जी। जैसे अगर दो उदाहरण मैं पीछे के दूं, जब सुभाष बराड़ा के बेटे पर इसी तरह का एक मामले में आरोप लगे और जो है कोई गाड़ी का पीछा करने का उन पर आरोप लगा, तो उसके बाद जो है बराड़ा साहब की भी बड़ी तौहीन हुई थी इस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने भी तब इस्तीफा नहीं दिया था। बार बार ये आवाज उस समय उठी थी कि बराड़ा साहब इस्तीफा दें। ये एक अलग बात है कि उसके बाद फिर उनको हटा करके नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसी तरह से सरदार संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे हरियाणा के, जी। उन पर भी आरोप लगे और उसके बाद उनको भी हटाने के लिए विपक्ष ने भी, जनता ने भी खूब सड़कों पर भी प्रदर्शन किए, विधानसभा में भी आवाज उठाई। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी जी। और उनको नहीं हटाया। जी। और उसके बाद जब मनोहर लाल जी की छुट्टी हुई और नायब सिंह सैनी जब सीएम बनाए गए और मंत्रिमंडल जब उन्होंने बनाया, तो उसमें एकाएक संदीप सिंह की छुट्टी कर दी गई। इसी तरह से अब ये लग रहा है कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जी जी। नए मंडल प्रधान बन चुके हैं, जिला प्रधान किसी भी समय घोषित हो सकते हैं जी। प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष भी किसी भी दिन डिक्लेयर हो सकता है। तो अब इसलिए पार्टी ये चाह रही होगी कि इनका इस्तीफा ना लेकर के, और जो है जब इनको हटाना ही निश्चित है, अब तो निश्चित दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इनको रखेंगे तो वही कंट्रोवर्सी दोबारा से फिर पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि हरियाणा में जिस भारतीय जनता पार्टी को एक समय ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी इनकी पार्टी माना जाता था और शहरी बाहुल्य पार्टी माना जाता था, बिल्कुल। लेकिन 2014 में सरकार बनाने के बाद, क्योंकि उस समय पंडित रामविलास शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष थे जी। और फिर एकाएक जब मनोहर लाल जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनको हटा करके पहले तो सुभाष बराड़ा एक जाट चेहरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया, दोनों जाट समाज से आते हैं। बिल्कुल। और अब उसके बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, एक ओबीसी का कार्ड खेला गया। सैनी साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर जो है मोहनलाल बड़ौली के रूप में एक ब्राह्मण चेहरे को ये जिम्मेदारी दी गई। वो उससे पहले प्रदेश के महामंत्री थे। जी। अब जो हालात और परिस्थितियां हैं प्रदेश में, वो ये हैं कि जो जाट समाज के जो नेता हैं, जो जाटों की अगवानी जो लोग करते थे,
उनमें चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल का परिवार हो, जी वो भी राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार भी राजनीतिक रूप से बड़ा कमजोर हो चुका है इस चुनाव परिणाम के बाद। जी अब हालात और परिस्थितियां ये है कि जो जाट समाज है उसको भी कहीं कोई ठौर ठिकाना ढूंढने की जरूरत है कि हम किसके साथ लगे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज में एक बड़ी माहिर है। भारतीय जनता पार्टी पहले कोई गैर जाट की राजनीति नहीं करती थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहरी क्षेत्रों तक और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी, इन तीन वर्गों में थी। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उनको जैसे ये लगता है कि यहाँ कोई थोड़ी ही भी संभावनाएं हैं तो वहीं फिर वो अपना गेम पलट देते हैं। जी अब उन्हीं संभावनाओं में एक दौर वो था जब 2013-14 में कुलदीप बिश्नोई की हजका के साथ उनका अलायंस था। और उस अलायंस के बलबूते पर उन्होंने जो कवि चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई गैर जाट के एक बड़े नेता बने, उनका जो वोट बैंक था जी उसको अपने साथ लाने में वो कामयाब रहे एक स्ट्रेटेजी के तहत। बिल्कुल। उसी तरह से उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अब समाज के लगभग वर्ग उनके साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। लगभग जो जातीय हैं, भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश की हैं, उस हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक अपने को सेट कर लिया है। जी। अब एक वर्ग प्रदेश में ऐसा बच रहा है और एक इलाका ऐसा बचा हुआ है जहां अभी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की जरूरत है। जी। वो जो एक वर्ग है वो वर्ग है जाट और किसान वर्ग। जी। और जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका एक तो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर। रोहतक झज्जर ही हम कह सकते हैं, सोनीपत का तो चलो बड़ौली साहब को बना दिया और वहां उनकी सीट भी काफी आ गई। और दूसरी तरफ हिसार का जो ये एरिया है, जो पुराना हिसार और पुराना रोहतक हम इसको कह सकते हैं, जी। ये दो इलाके अभी ऐसे बचे हुए हैं जिनमें अभी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से काम करने की जरूरत है। ठीक बात है। और किसान और जो जाट कौम है उसमें और ज्यादा मजबूती से अपनी पकड़ बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये इस बार 48 सीटें तो ये तो बाल सरकार बची है। बिल्कुल ठीक बात ठीक है। आगे हो सकता है कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाएं क्योंकि बीजेपी का एक और रहा हमेशा से, इनके ज्यादातर मंत्री हर बार हार रहे हैं, लगातार ही तो हार रहे हैं तीनों बार। ठीक है, ज्यादातर इनके सिटिंग विधायक हार रहे हैं चुनाव। तो हो सकता है आगे कोई 19-21 हो, तो इसके लिए एक अल्टरनेट ये हमेशा तैयार रखते हैं। जैसे इस बार इन्होंने एक अल्टरनेट रखा कि ब्राह्मण समाज ने बड़ी बम्पर वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और 8 विधायक हैं ब्राह्मण समाज के फिलहाल विधानसभा में। बिल्कुल। उनमें बड़ी ताज्जुब और हैरानी की बात यह है कि जो 48 बीजेपी के विधायक, उनमें 7 ब्राह्मण चेहरे हैं कहीं ना कहीं, जबकि कांग्रेस के जो 37 उनमें केवल 1 ब्राह्मण है। जी। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाइक किया है। बिल्कुल। जबकि टिकटें तो कांग्रेस ने भी दी हैं। हाँ बिल्कुल। अब जो अगली बात है वो ये है कि अब ये दो जो क्षेत्र हैं और जाट जाति और किसान वर्ग, जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़ा दांव खेल सकती है, क्योंकि अब केवल ये ऐसा वर्ग बचा है जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी भी दिक्कतें हैं, अभी भी परेशानियां हैं। और चाहे हम कुछ भी कह लें, लेकिन हिसार जिले की अगर हम बात करें तो हिसार जिले में भी 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी केवल 3 ही जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं 40% पे पार्टी खड़ी है। इसी तरह से अगर रोहतक लोकसभा की पूरी की ओवरऑल भी हम बात करें तो भी जो है भारतीय जनता पार्टी वहां कोसड़ी को जीत पाई है और बाकी तो सारा मामला खाली है। तो और कोसड़ी रेवाड़ी में अगर रोहतक झज्जर की हम बात कर ले तो खाली एक निर्दलीय जीते हैं। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं अब इन दोनों में से बीजेपी किस क्षेत्र को चूज करती है, क्योंकि ये तो है नहीं कि दोनों को एकदम दे देगी। ठीक बात है। प्रदेश अध्यक्ष का पद तो एक ही है। तो उसमें अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि बीजेपी एक तो ये नजर आ रहा है कि किसी जाट चेहरे पर इस बार दांव लगाएगी। जी। और बहुत से लोगों का ये ओपिनियन है कि भारतीय जनता पार्टी जाटों के एंटी जाट राजनीति करती है, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने लगातार कई सालों से जो प्रदेश अध्यक्ष रखे वो जाट समाज से थे, चाहे वो सुभाष बराला हो चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो। देश का उपराष्ट्रपति इन्होंने जाट को बनाया, 2 गवर्नर जाट बनाए, कितने मंत्री जाट बना रखे हैं, कितने जिला प्रधान, चेयरमैन प्रदेश में, और मतलब कितने एमएलए। तो कहीं ना कहीं जाट समाज को देखो तवज्जो दे रखी है। ठीक है, मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दे रखी, जी। उसके अलावा तो बहुत कुछ है। तो अब उसका एक अल्टरनेट ये है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया जाए और उसके पीछे बीजेपी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो जनता से पहले अपना स्वार्थ देखती है। बीजेपी का स्वार्थ ये है कि जिस वर्ग में आपकी अभी पैठ नहीं है, जिस क्षेत्र में आपकी पैठ नहीं है, वहां अपने पांव जमाओ किसी तरह से। और वहां पांव कैसे जमेंगे? जब उस एरिया के किसी आदमी को आप चौधर
दोगे, तभी तो उसके पांव जमेंगे। तो प्रद्युमन भाई जी। बीच में एक सवाल बनता है जी कि देखिए किसान वर्ग और जाट वर्ग लगभग दोनों वर्ग बीजेपी से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जी चुनाव के दौरान भी हमने देखा। तो जो बीजेपी दांव खेलने जा रही है, इससे कितनी संभावना बनती है कि दोनों वर्गों को साधने का काम बन जाएगा? देखो, निश्चित रूप से जिस भी राजनीति क्या कहती है, समाज में आदमी को और किसी भी समाज को ताकत तभी मिलती है जब वो राजनीति ताकत उसके पास हो। आज जो सैनी समाज है, आप सैनी समाज देखो आज कितना ऊपर उठ गया। जी। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही, पंजाबी समाज मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही एकदम से कितनी ग्रोथ की। ये तो राजनीति में, चाहे आज पंडित मोहन लाल बड़ौली बने प्रदेश के अध्यक्ष, उनके बनते ही ब्राह्मण समाज में एकदम से ऊर्जा आई, उनके जगह जगह ब्राह्मण समाज में जो है कार्यक्रम किए गए। और इसी तरह से आज जो जाट समाज और किसान वर्ग ये अपने आप को ठगा महसूस कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर लोग कर रहे हैं कि उनको ना प्रदेश अध्यक्ष दी जा रही, ना उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा, और पूरी कैबिनेट में 2 जाट चेहरे मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके एक टीस तो है, और वो टीस भी केवल इसलिए है कि हरियाणा प्रदेश में जाट डोमिनेटेड स्टेट है, और यहाँ बहुत लंबे समय तक जाट समाज से आए हुए लोगों ने जो है हुकूमतें की हैं बहुत लंबे समय तक। बिल्कुल। और आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर होती है कि हमारे को अगर पहले नंबर की कुर्सी नहीं तो दूसरे नंबर की तो मिलनी चाहिए, और उसके कहीं ना कहीं वो हकदार भी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग किसान समाज और जाट समाज में आता है। तो अब ऑप्शन ये है, तो प्रश्न ये खड़ा होता है प्रद्युमन भाई, अगर इस वर्ग में से बीजेपी अध्यक्ष बनाने जा रही है जी, तो कौन से ऐसे नेता हैं जो इस दौड़ में फिट बैठते हैं और जिन्होंने पार्टी के लिए वाकई मेहनत भी की है, काम भी किया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कैबिनेट का है, हाईकमान का है, सरकार का है, समाज का है, सारे ताने बाने में जो फिट बैठते हैं? देखो इसमें मैं जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़े चेहरे पर कभी दांव नहीं लगाना चाहती। वो चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी हो, और उसके उदाहरण ये है कि जब सुभाष बराड़ा को बनाया गया तो वो तो कहीं लाइन में भी नहीं थे, उनसे सीनियर तो पता नहीं कितने नेता हाँ, बिल्कुल सही बात उनको एकाएक बना दिया गया। ओम प्रकाश धनखड़ को भी इसी तरह से जब बनाया गया तो वो भी कहीं लाइन में नहीं थे। इसी तरह से जो है जब मोहन लाल बड़ौली को बनाया गया तो उनसे भी सीनियर बहुत थे, ब्राह्मण समाज में बहुत नेता थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तो ये निश्चित है कि जो बहुत सीनियर नेता हैं उनको एक बार फिर से पार्टी फिर दरकिनार करेगी। हमने चाहे मंत्रिमंडल में देखा हो, मंत्रिमंडल में एक तरफ तो पंडित मूलचंद शर्मा लगातार 2 कैबिनेटों में मंत्री, और उनको हटा करके और उनसे तो बहुत जो जिन्होंने जिंदगी में पहला चुनाव लड़ा उन गौरव गौतम को मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल। और उसी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जूनियर जो नेता है ना उन पर बीजेपी दांव खेलती है। और जो सीनियर नेता तो जाट समाज में जैसे अब कैप्टन अभिमन्यु हैं, बड़ा चेहरा है जी, जेपी दलाल हैं, मंत्री रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, सुभाष बराड़ा हैं, बड़ा तो वो भी सकते हैं क्योंकि अब उनका जो एक बीच में गैप आ गया जी। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, और उन नए चेहरों में 2 नेता फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। उन 2 नेताओं में एक इसी हिसार बेल्ट से है, दूसरा रोहतक बेल्ट से है जी। और दोनों ही जाट समाज से हैं जी। दोनों ही किसान वर्ग से हैं और दोनों ही पार्टी के लिए समर्पित हैं। और दोनों की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन दोनों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 2-2, 3-3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जी। लेकिन इस चुनाव में दोनों ने ही पार्टी की इच्छा के मुताबिक चलते हुए जो है अपना पद न्योछावर कर दिया। दोनों ने ही चुनाव नहीं लड़ा पार्टी के लिए, और लगभग टिकट भी फाइनल थी दोनों की टिकट, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ। तो जिन 2 चेहरों की हम बात करें उनमें एक चेहरा है सुरेंद्र पुनिया जी। सुरेंद्र पुनिया जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के उकलाना हल्के का खरक पुनिया उनका गांव है जी। और पुनिया गोत्र हरियाणा और उत्तर भारत में एक बड़े स्तर पर पाया जाता है बिल्कुल। और वो खुद बरवाड़ा से 2 चुनाव लड़ चुके हैं और मैं आज भी वो दौर बहुत कम लोगों को याद होगा जब राजनीति में आरएसएस के जरिए, पहले वो संघ में थे जी। और आरएसएस के जरिए जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। सबसे पहले उनको किसान मोर्चे का जिला प्रधान बनाया गया बिल्कुल। और उससे पहले जब वो एक्टिव हुए थे तो वो एक्टिव हुए थे 2007 का एक उपचुनाव हुआ था आदमपुर में।
उस आदमपुर के उपचुनाव में मुझे आज भी याद है कि उस समय बाबा राघवानंद, स्वामी जी, राघवानंद, बिल्कुल। सुभाष बराला हम्म, और सुरेंद्र पुनिया, इन हम्म, तीनों की तिकड़ी होती थी। हम्म, सबसे सीनियर इनमें राघवानंद थे, फिर बराला साहब थे, फिर सुरेंद्र पुनिया थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन्होंने उस समय आदमपुर में बड़ी मेहनत की, हम्म, हालांकि नतीजे विपरीत रहे। हम्म, उसके बाद इनको सबसे पहले किसान मोर्चे का जिला प्रधान बनाया गया। जी बिल्कुल। वो जिला प्रधान बनने के बाद इन्होंने खूब मेहनत की यहाँ, हम्म, और ग्राउंड जीरो से उठ करके मेहनत करके हम्म, फिर जो है इनको जिला में महामंत्री बनाया गया। तब जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जिला के प्रधान थे जी, और इनको जिला महामंत्री बनाया गया। जी, इन्होंने खूब जिला महामंत्री में अपनी चलाई, हम्म, फिर जिला का प्रधान बनाया गया। हम्म, उसके बाद एक वो दौर आया जब ये राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, जी, मनोहर लाल जी की सरकार में। हम्म, तब इनको एक प्रकोष्ठ का सह संयोजक लगा दिया, जिसको कोई बहुत ज्यादा नहीं हम्म, पूछता, कोई वैल्यू नहीं होती। जी, लेकिन फिर से वो दौर दोबारा उभरा हम्म, और अपने उस संघर्ष के दम पर फिर ये प्रदेश के महामंत्री जी, बने, जी, नायब सिंह सैनी की बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्षी में। हम्म, फिर मोहनलाल बड़ौली वाली में ये कंटिन्यू रही। जी, 2 चुनाव लड़े बरवाड़ा में, हम्म, दोनों में ये बाल बाल वोटों से हार गए। हम्म, और दोनों में हारने के पीछे भी वो कहते हैं ना कि भाई अपना ही मारता है। हम्म, तो कहीं ना कहीं जो कुछ एक ऐसे गांव थे जिन पर इनको बड़ी उम्मीदें थी, जी, लेकिन वहां से परिणाम उस स्तर पर नहीं रहे जिस स्तर पर रहने चाहिए थे। जिस जैसी उम्मीद ये कर रहे जी, थे। तो वो हार गए। अगर ये जीत जाते हम्म, तो हो सकता है प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री भी बनते, जी, जी, क्योंकि जो और जाट मंत्री बनाए थे हम्म, उन्हीं के बराबर ये भी आ जाते। बिल्कुल सही क्योंकि बात। ना तो कैप्टन साहब भी पहला चुनाव जीते थे जब उनको बनाया, हम्म, ओम प्रकाश धनखड़ भी पहला चुनाव जीते थे, हम्म, कमलेश ढांडा भी पहला चुनाव जीती थी, हम्म, जेपी दलाल भी पहला चुनाव जीते थे। ये अगर कहीं ये कहीं जीत जाते तो ये बनते। प्रद्युमन भाई, जी, कहीं न कहीं ये क्षेत्र का भी दुर्भाग्य था। क्यों? निश्चित रूप से कई बार होता है हाँ, समीकरण राजनीति में। क्योंकि देखिए हल्का बरवाला को अब जाके मंत्री पद मिला है, बहुत हल्के ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। जो हमेशा विपक्ष में रहना पसंद करते हैं। बहुत विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं बिल्कुल। अक्सर। हम्म, अब जो है सुरेंद्र पुनिया की जो मजबूती और जो कमजोरी, हम्म, मजबूती उनकी ये है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के बड़े विश्वास पात्रों में हैं, वो सारा जी, दिन सैनी साहब के साथ ही रहते हैं। सही। और 3 महामंत्री प्रदेश में हैं हम्म, भारतीय जनता पार्टी के। उन तीनों में भी वो सबसे पावरफुल इसलिए हैं हम्म, कि उनको कार्यालय का भी प्रभारी बनाया हुआ है, जो बिल्कुल सही ऑफिस कहा। इंचार्ज, वो सबसे पावरफुल वो हैं। हम्म, हालांकि उन 3 महामंत्रियों में एक प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, किशन बिल्कुल, बेदी। बिल्कुल सही। उसके बावजूद जिस तरह से सुरेंद्र पुनिया ने, और मैं तो ये कहता हूं हम्म, कि राजनीति में फर्श से अर्श पर कैसे जाया जाता है, हम्म, फिर अर्श से वापस फर्श पर, और फिर फर्श से वापस अर्श पर, जी, वो कोई सुरेंद्र पुनिया से सीख सकता है। हम्म, किस तरह से एक आम घर से पैदा होकर के हम्म, और फिर 2 बार बीजेपी की टिकट लेना, और वो भी उन लोगों की टिकट कटाना जो कई कई करोड़ों के मालिक हों, बिल्कुल, जो इतने बिल्कुल, धनाढ्य लोग, उनके तो मुकाबले में भी नहीं थे वो। मुकाबले में भी और नहीं उन था। लोगों की टिकटें जो रात को टिकट लेकर के सोया करते, हम्म, उनकी टिकट उन्होंने जो है कटवा दी। हम्म, और उसके बाद फिर एक ऐसा डाउनफॉल आया कि दूसरा चुनाव लगातार हारने के बाद वो 4-4.5 साल लोगों को कहीं दिखे नहीं, जी, फील्ड से गायब रहे। हम्म, लेकिन उस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गोटियां ऐसी भिड़ाई हम्म, कि उसके बाद वो फिर से जीरो से और फिर अप हो गए। और बिल्कुल, एकदम ऐसा झटका मारा कि किसी ने सोचा ही नहीं, जी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये महामंत्री बन जाएगा, महामंत्री बन जाएंगे। और वो और कहीं रेस में भी नहीं था। महामंत्री भी वो पावरफुल मंत्री पावरफुल थे। महामंत्री बन गया, और उसके बाद उन्होंने बड़ी डंके की चोट पर अपनी चलाई। हाँ, बिल्कुल। बल्कि आज के दिन तो अगर ये कहा जाए कि मोहनलाल बड़ौली से ज्यादा सुरेंद्र पुनिया की चल रही, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अतिशोक्ति नहीं, और चुनाव के जी, दौरान भी हमने देखा प्रद्युमन भाई, सारा चुनाव ही मैनेज ये कर रहे थे। बिल्कुल। देखो, निश्चित रूप से महामंत्री के नाते जो जो जिम्मेदारियां होती हैं, हम्म, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो एक नाम का चौधर का पद है, बिल्कुल, असली जो कड़ी है वो तो महामंत्री है। महामंत्री और होता वो महामंत्री करता है, जैसे सरकार में मंत्री एक चेहरा है, है। चलाते तो अधिकारी हैं। अधिकारी हैं। तो उसके बाद सुरेंद्र पुनिया का ये एक प्लस पॉइंट है। हम्म, और जहां तक बात है कि माइनस पॉइंट उनका क्या है, हम्म, माइनस पॉइंट केवल हम ये कह सकते हैं कि उनको कोई राजनीति के इतने बड़े स्तर पर विरासत में नहीं मिली। उन्होंने तो सब कुछ जो कुछ पाया है वो संघर्ष के बलबूते पर सही बात है। पाया है, और उसी संघर्ष के बलबूते पर उन्होंने इतना बड़ा अपना नाम किया है। किया। और जिस तरह से उन्होंने अपनी 2 बार लगातार चुनाव लड़के और टिकट को न्यौछावर कर दिया, किसी ऐसे आदमी को दे दी जिसका वो हल्का भी नहीं था, और उनके लिए अपना हल्का उन्होंने पार्टी के कहने से खाली कर दिया। बहुत बड़ी त्याग की वरना भावना। आज के दिन तो कोई मेमोरी नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने विधायक बन के इस्तीफा दिया, हम्म, उनके पूरी जिंदगी जो है वो बातें चलेंगी। चलेंगी। एक इतिहास उन्होंने बनाया।
उसी तरह से अगर बरवाड़ा की राजनीति की कभी कोई बात आएगी तो इनका भी नाम चर्चा में चलेगा, क्योंकि ये तो उस समय उस पद पर थे कि ये तो टिकट बांटने वालों में टिकट थे। बांटने वाला उससे पहले जब 2 बार इनको मिली तब तो ये कोई बड़े पदों पर भी नहीं थे, जी टिकट बिल्कुल बांटने वालों में तो थे नहीं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इस बार तो बांटने वालों में थे। तो एक चेहरा तो है सुरेंद्र पुनिया, जी जिन पर दांव लगाया जा सकता है, और वो चूंकि एक तो कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं रहे, आरएसएस से लेकर के और बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में रहे, बीजेपी के कट्टर जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें है वो, प्योर भाजपाई कह सकते हैं। प्योर भाजपाई कह सकते हैं, और ग्राउंड जीरो से उठ करके जिनको हर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े से बड़े नेता तक सबके साथ सामंजस्य वो बैठा सकते हैं। उन्होंने वो प्रूव करके भी दिखाया है। सही बात है। कहीं ना कहीं अब भी जो जाट समाज जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा विमुख है, उसको भी वो लगातार साधने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम हमने देखे हैं। बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनका जाट समाज के लोगों का तारतम्य लगातार जो है वो जोड़ते जा रहे हैं। दूसरे जो चेहरे हैं वो मैं ये मानता हूं कि अगर हिसार बेल्ट में ये नहीं दी जाती, हालांकि हिसार बेल्ट का भी एक ये दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का इस हिसार जिले से कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, बिल्कुल और कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बना बीजेपी की तरफ से, बिल्कुल ठीक है, तो उनको कम से कम जो है ये पद हिसार का हक भी बनता है। और हिसार हरियाणा का वो जिला है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा जिला है, और राजनीतिक रूप से भी, क्रांतिकारी रूप से भी, किसानों के हिसाब से भी ये वो धरती है कि यहाँ से अगर कोई मूवमेंट उठती है किसी भी पार्टी के पक्ष में तो सारे समीकरण बदल देती है। जैसे रामलीला मैदान में जब चौरी देवीलाल चले कटला रामलीला से और पूरे देश में एक आंधी आ गई, तो इसी तरह से अगर हिसार को प्रेफर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सुरेंद्र पुनिया से ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा इसका। दूसरे जो नेता हैं वो अगर हम रोहतक की बात करें तो वहां एक चेहरा दिखाई दे रहे हैं, सतीश नांदल हालांकि पुराने चौरी देवीलाल के परिवार से जुड़े हुए हैं, चौरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में रहे, वर्षों तक वो इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के प्रधान रहे। उन्होंने किलोई गढ़ी सांपड़ा किलोई जो चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ जिसको कहा जाता है, वहां से उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, इनेलो की टिकट पर भी लड़े, बीजेपी की टिकट पर भी लड़े। और उस हल्के में एक बात बड़ी डंके की चोट पर कही जाती पूरी किलोई में, किलोई के दर्शक भी देख रहे होंगे कि कहीं कोई भले ही हुड्डा साहब चुनाव जीत जाते हैं और लगातार वो जीतते भी क्योंकि मुख्यमंत्री का फेस है, बिल्कुल बड़ा चेहरा, सतीश नांदल उतना बड़ा चेहरा उनके सामने नहीं बन पाए, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मुकाबला उनके साथ कर सकता है तो वो सतीश नांदल करता है, वरना तो इस बार जिसको टिकट दी उसको तो बहुत कम वोट मिले। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं, और अगर इस बार भी सतीश नांदल अपना सेक्रीफाइस नहीं करते, वो खुद चुनाव लड़ते तो उनको भी वो टक्कर देते। लिहाजा भले ही चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, हार जीत अलग बात है, लेकिन चुनाव अच्छा लड़ते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते। अब सतीश नांदल का वहां ये है कि, और एक बात और देखे ना प्रद्युमन भाई, उस किलोई के गढ़ में जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और जो हुड्डा परिवार है वो राजनीतिक तौर पे बहुत पुराना परिवार है, उनके सामने चुनाव लड़ना, टक्कर लेना, ऐसा काम या तो कैप्टन अभिमन्यु ने किया या फिर इन्होंने किया है। जिगरा चाहिए। देखो निश्चित रूप से जिगरे की बात है, वरना तो उसमें हुड्डा गोत्र भी बड़ा मेजोरिटी नांदल गोत्र के मुकाबले, हुड्डा साहब नांदल साहब के मुकाबले तो कई गुना बड़े नेता हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रह चुके, एमपी रह चुके, नांदल साहब तो कभी एमएलए भी नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद जो वो टक्कर दे रहे हैं। राजनीति में असली कहानी है कि हार जीत एक अलग बात है, आप चुनाव किस मजबूती से लड़ते हैं, लोग वोट दे ना दे वो भी एक सेकेंडरी चीज, राइट बात है, वो तो कई बार माहौल बन जाता है, आखिरी एक दिन में भी चुनाव बदलते देखे। बिल्कुल राइट बात है। तो सतीश नांदल का अगर राजनीतिक हम देखें सिनेरियो, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बाद दूसरा बड़ा पद है, हालांकि महामंत्री को भी संगठन के हिसाब से पावरफुल माना जाता है, और पार्टी ने अलग अलग जिलों में उनकी ड्यूटियां लगाई। आदमपुर बाई इलेक्शन में जिन गांवों में उनकी ड्यूटियां लगाई, जाट बाहुल्य गांव में, और वहां पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने वोट आएंगे, लेकिन वहां भी सतीश नांदल ने वो करके दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस। और उनकी एक सबसे खास बात ये रही कि जिस तिजारा में उनको वहां प्रभारी लगाया गया राजस्थान में, जहां से जो बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल, तो वहां उन्होंने जिस ढंग से मैनेज किया पूरा चुनाव के प्रभारी वो थे, और जिस ढंग से उन्होंने मैनेज करके और बाबा जी को वहां से जिताया, वो भी वास्तव में उनका जो है एक काबिल तारीफ है, बहुत ही जो है जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अच्छा, वो सुरेंद्र पुनिया के मुकाबले धन धान्य से भी बड़े मजबूत है, सक्षम है, बहुत ज्यादा उनके पास जो जुगाड़ है जिसको हम ये कह सकते हैं, और आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं।
उनका प्लस पॉइंट यही है हम्म, कि वो जिस रोहतक में भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव जमाने हैं, जी, वहां बीजेपी के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम्म, वहां बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को बना के देख लिया, जी, कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल, उनसे, और दोनों जिलों में और कोई मजबूत सा आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा। हम्म, तो कहीं ना कहीं उस रोहतक में उनकी एक और बड़ी गजब में बात, हम्म, जब मेयर का चुनाव था ना नगर निगम का, उस समय वो इनेलो में थे, हम्म, और सबको ये पता, जितने दर्शक हैं वो भी इस चीज से सहमत होंगे हम्म, कि इंडियन नेशनल लोकदल का शहरों में कहीं कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल, और उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे संचित नांदल को मेयर का चुनाव लड़ा इनेलो की टिकट पर, जी, चश्मे के चुनाव से, हम्म, और उन्होंने बड़े जबरदस्त चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे खासे वोट मिले, हम्म, बहुत कम मार्जिन से हारे, अच्छे खासे वोट मिले उनको, जी, और एक जाट होकर के हम्म, और एक इनेलो की टिकट पर और शहर में शहर में वोट लेना लेना, कितनी बड़ी बात है, सही कह क्योंकि इनेलो की तो जब 47 आई थी तब भी कहीं इक्का दुक्का शहरों में जीतते थे, सही ये तो कह वो रहे हैं, शहरों में कहीं जीत ही नहीं रहे। बिल्कुल, तो इस हिसाब से हम उनका ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल के वो नजदीकी भी हैं, हम्म, नायब सिंह सैनी के भी गुड बुक में हैं, हम्म, और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। हम्म, तो अब मामला सिर्फ ये है कि अगर हिसार में तो देंगे हम्म, तो सुरेंद्र पुनिया को बनाएंगे, और हम्म, पार्टी संगठन के आदमी को देंगे तो जी, सतीश नांदल का ये है कि वो उससे पहले लोकदल में रहे हैं, हम्म, वो चौरी देवीलाल की पार्टी में रहे, लेकिन जब वो पार्टी छिन्न भिन्न होगी हम्म, तो वो बीजेपी में आए, और उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की। और बिल्कुल, रोहतक में तो हम ये कह सकते हैं पूरे रोहतक जिले में हम्म, जो 4 हलके हैं, हम्म, सतीश नांदल से ज्यादा मेहनत किसी नेता ने वहां नहीं की, यहाँ तक कि मनीष ग्रोवर भी क्यों ना सही कह रहे हैं, मेहनत करने के मामले मनीष करोड़ भी एक लिमिटेड एरिया तक और वो है, रोहतक शहर तक हाँ सीमित है, बस, हाँ, जबकि सतीश नांदल तो पूरे जिले में भी और 8 बार लोकसभा तक, एक बार तो गांव ये में भी, देहात में भी, शहर एक में बार भी, तो पिछले चुनाव में ये तक भी चर्चा थी हम्म, कि अगर अरविंद शर्मा की जगह किसी जाट चेहरे को पार्टी टिकट देती है हम्म, तो वो सतीश नांदल को देगी, और उस समय उन्होंने लोकसभा में भी घूमना शुरू कर दिया था, हम्म, क्योंकि ठिकाने हो जाते हैं बड़े आदमी जी, होने के जी, बाद। हम्म, तो ये 2 चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अगर रोहतक की तरफ तो जाएगी तो सतीश नांदल को बनाएंगे, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिल्कुल, और हिसार की तरफ आएगी हम्म, तो सुरेंद्र पुनिया को बनाएंगे। जी, ये 2 चेहरे तो ऐसे हैं जो आज के दिन लाइमलाइट में जो दिखाई दे रहे हैं, जी, और बाकी ये भारतीय जनता पार्टी है, जी, यहाँ आखिरी मिनट में भी पता नहीं कब हाँ, कौन कहाँ बिल्कुल, किसको क्या बना देंगे, कई बार मैच तो सुपर ओवर में चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कई बार कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है, और अभी ये भी है कि ये आज के हालात है, आज क्या जितना आगे डिले होता जाएगा कार्यक्रम उसमें बदलती रहती हैं परिस्थितियां, परिस्थितियां बदलती क्योंकि रहती हैं, आज कोई सीन है, कल क्या पता कोई और हो, परसों को, कल ही मेरे पास एक किसी नेता का फोन आया हुआ था, तो उसने ये बताया, एक बड़े पूर्व मंत्री, बड़े दिग्गज नेता हैं, कि भाई जब टिकट वितरण हो रहा था तो मैं पूछ रहा था, जो राजनीति इसी वीडियो से भी संबंधित हो जाएगी वो, कि बोला भाई क्या चल रहा है, तो बोला मेरे को शुरू में तो ये कहा भाई ये फलाना आदमी का नाम चल रहा है जी, बोला, 2 दिन बाद मैंने फिर पूछा, फिर बोला ले दिया, बोला भाई अब तो आपका नाम चल रहा है, जी, बोला 2 दिन बाद फिर पूछा, बोला फिर कोई एक तीसरा हो रहा गया। जी, तो वो बात है कि आज के दिन ये 2 हैं, आज के अब दिन, कल को तो पता नहीं क्या हालात बन जाए, बिल्कुल, क्या हो जाए, क्या बिल्कुल, पता ये जिस तरह इन्होंने टिकट के लिए मना कर दिया ये नाट जाए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। प्रद्युमन भाई आप ये जी देखिए, हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था जी कि मोहनलाल बड़ौली की कोई मान सकता था क्या, जिस प्रकार से वो पार्टी के लिए काम कर रहे, जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया, खुद चुनाव नहीं लड़ा, पूरे हरियाणा में प्रचार किया, बड़ा अच्छा मैनेज किया चुनाव, बिल्कुल, कोई मान सकता था कि वो हट भी सकते हैं, राजनीति यही तो संभावनाओं का राजनीति, खेल हाँ, है। और मोहनलाल राजनीति, बड़ौली तो चलो एक प्रदेश अध्यक्ष है, मनोहर लाल खट्टर की कोई ये सोच सकता था क्या? उसी दिन तो हाँ, मोदी जी उनको ये कह रहे हैं कि तारीफ मेरा कर तो रहे हैं, ये, हम तो एक खाट पे एक उस पर सोया करते एक स्कूटर पे और घूमते एक थे, स्कूटर पे घूमते थे, अगले दिन उसकी वो कुर्सी चली कुर्सी गई। चलेगी, तो तो ये राजनीति राजनीति है, है संभावनाओं का खेल। और हाँ, इसमें इतना जरूर है कि जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है जो अंदर की है। अंदर की चर्चा। और इसमें एक बात और हम दर्शकों को बता दें, अभी भारतीय, हो सकता बहुत कम लोगों को ये पता हो, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए निरंतर जो अपनी मीटिंगें जारी हैं, जो बीजेपी का कोर ग्रुप है उसने अभी 2-3 दिन पहले ही गुड़गांव में मीटिंग की है, और उस कोर ग्रुप में जो 10-12 मुख्य लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये पूरी चर्चाएं हैं, बिल्कुल, और उन्हीं चर्चाओं में ये पूरा सिस्टम निकलेगा। अब उसमें क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। जी, तो साथियों, जैसा कि हमने बताया कि 2 नाम जाट समाज से प्रमुखता से आगे चल रहे हों, बड़े मजबूत भी हैं, दोनों त्याग की मूर्ति हैं, दोनों पार्टी के सिस्टम में फिट बैठते हैं। सुरेंद्र पुनिया तो संघ के भी बहुत पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने संघ में अच्छा खासा काम किया है और संघ भी कहीं की उनकी पैरवी कर सकता है।
सतीश नंदल का भी अपना वजूद है, जैसा कि बता, क्योंकि पार्टी भी चाहेगी कि हिसार और रोहतक दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए, जहां पार्टी कमजोर है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम। राम।